मेरे सम्मानित प्रिय, चलिए अब जब इकोनॉमिक्स को हम लोग छेड़ दिए हैं, तो बेसिकली हमने कहा भी था कि इकोनॉमिक्स जब स्टार्ट होगा तो फिर रुकने का कोई वजह नहीं बनता है। और अगर हम इकोनॉमिक्स के कड़ी को रोक लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम जो करना चाहते हैं, जो बेहतर अप्रोच करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और कुछ बच्चों का डिमांड भी अक्सर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री का, ये तीनों का सेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बीच में काफी साइंस चला था। तो अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा इकोनॉमिक्स का भी अप्रोच आप लोग का बहुत अच्छा हो जाए। मेंस वाले बैच, जो मेंस के पार्टिसिपेंट हैं, जो इस बार मेंस देने वाले हैं, उनके लिए एक अच्छा रिवीजन राउंड है। और पीटी वाले के लिए इंट्रोडक्टरी राउंड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट इंट्रो क्लास मैंने दे दिया है और ये सेकंड इंट्रो क्लास है। आराम से देखिएगा। तो इसका मतलब है कि इस बार जो आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड इंट्रो पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सेकंड इंट्रो पर हम लोग अप्रोच कर ले। अब देखिए यहां पर क्या है, माजरा को समझिएगा। देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर इसको अप्रोच जब तक नहीं करोगे, इसमें बेसिकली अप्रोच पर डिपेंडेंट करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ डेटा से याद कर लेंगे, इसकी परिभाषा रट लेंगे, लॉरेंज का नियम रट लेंगे, एंजल का नियम रट लेंगे, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको पता है कि इकोनॉमिक्स वाले जो क्वेश्चन में है, अप्रोच करने का व्यवस्था बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से बदलाव किए जा सकते हैं और उसके ऑप्शन को भी ट्विस्ट किया जा सकता है। और क्या है कि आपका जीएस का जो डिमांड है ना, वो कंप्लीट है, दैट इज द बिहेवियर। और पूरा इकोनॉमिक्स आपको बिहेवियर पढ़ना होगा। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग के पास 3 आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी का नाम है बैंक टू द नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट टू द इंटरनेशनल मार्केट। बस इसको जोड़ना सीख जाइएगा, काम एकदम हो जाएगा और मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत होना है नहीं। तो आप पूछना चाहिए सर, की फैक्टर कहां से हम लोग स्टार्ट लेंगे, किस जगह से हम लोग का अप्रोच स्टार्ट होगा। बस कुछ नहीं करना है, आपका अप्रोच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द नेशनल मार्केट को अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इसको की फैक्टर के साथ, इंटरनेशनल के साथ जोड़ेंगे और इसके पैरेलल में हम लोग को थोड़ा सा बैंक को अप्रोच करना होगा। और बैंक को अगर हम लोग करेंगे तो बैंक को भी हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। एक बैंक का जो पोजीशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल पार्ट। कौन सा पार्ट? इंटरनल। और एक होता है एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल पार्ट, इंटरनल पार्ट जो है, एक्सटर्नल पार्ट को क्या करेगा? कोरिलेट करेगा। अब इसको समझना है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। इन चीजों को हम लोग समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये चीज को समझिए तो बेसिकली हम लोग को एक बेहतर अप्रोच तक हम लोग अपना अप्रोच कर पाएंगे और हम लोग के पास एक बहुत ही बेहतर कंसेप्ट डेवलप होकर के आएगा। बस उसी चीज को समझना है। अब क्या है कि हम स्टार्ट किस व्यू का करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा, अब इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा, कि बिफोर फ्रीडम, अगर मतलब हम लोग चलते हैं कि बिफोर फ्रीडम की बात करें, यानी देश की आजादी के पहले कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल चेंजेस तो हुआ होगा। बहुत सारे इकोनॉमिकल चेंजेस को देखते हैं। जैसे पहले क्या था ना कि हमारे जैसे चार्टर एक्ट था 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस तरह का हम लोग के पास जो एक्ट था 1793 का चार्टर एक्ट, या फिर अन्य चीजों जो थी हम लोग के पास, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग देखते थे बजटिंग सेशन चलता था। तो जितना भी चीज अगर बजट से संबंधित हम लोग का बात चला है, तो उन सभी चीजों का कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी होगा। तो इन सभी बातों पर हम लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे। पहले हम लोग इसका सेकंड में हम लोग कंप्लीट एक अप्रोच कर लेंगे, आपका क्वेश्चन बनता कैसे और आपने आपको इकोनॉमिक्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कैसे कर पाइएगा। कनेक्टिविटी है। पीटी वाले एकदम ध्यान से समझिएगा, आपका एकदम ये समझिए सीढ़ी चढ़ने का आपका स्टार्टिंग हो चुका है। और चढ़ने के पहले बहुत कुछ अपने दिमाग में मत सोचिएगा कि ये करना है, वो करना है। कभी कभी कुछ बच्चा होता है ना, पढ़ने के क्रम में ये सोचता है कि आखिर ये पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा, वो पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा। फायदा के बारे में मत सोचिएगा, बस आपको ये सोचना है कि आप एक ऐसे क्लास में शामिल हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना कंसेप्ट डेवलप करना है, फिर इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और बाद में हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स आएगा। जो ऑब्जेक्टिव्स आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर देगा और आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं, इकोनॉमिक्स को कैसे शुरू करेंगे इस पर ध्यान दीजिएगा। देखो, जब तक है ना कि हमारे पास पैसा नहीं आएगा, गाना तो सुना होगा, पैसा बोलता है। तो जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक एक्टिविटीज नहीं होगा। इसको थोड़ा सा समझना है, आराम से समझना, क्योंकि तुम लोग के पास बहुत कुछ ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ करना है। तो सुनते हो कि मालिकाना हक होता है, ऑनरशिप। आजकल हमारे यहाँ मालिकाना हक किसी का आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है। मालिक किसको कहा जाता है? जो पैसा दे सके। आज यहाँ बड़ा और छोटा का बात नहीं, 3 भाई है, बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई के पास पैसा नहीं है तो वो उस घर का मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि जो
जो आदमी कलेक्टिविटी करने आएंगे, जो कलेक्ट करने पैसे आएंगे, वो उसको खोजेंगे जो इकोनॉमिकल व्यवस्था को कर सकता है, अरेंज कर सकता है। तो पूरी तरह से आर्थिक युग आज का इकोनॉमिकल एज आ गया है। इस इकोनॉमिकल एज को समझिएगा। तो बोलता है नेशनल में जब तक इनकम नहीं होगा तब तक कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। पैसे नहीं है तो किस बात का इकोनॉमिक्स? रुपया होना चाहिए ना जी। जैसे पॉकेट में रुपया है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा कहते हैं, बोलता है जैसे कि हम लोग के पॉकेट का पैसा, हम लोग मेजरमेंट ऑफ द मनी में M1 उसको बोलते हैं कि हमारे पॉकेट में जो पैसा है वो क्या है? मेजरमेंट ऑफ द मनी M1 है। इसको मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग देखते हैं। वैसे M0 का भी कंसेप्ट है जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया, माना नहीं गया। तो M1 कैसा पैसा है? तो M1 कैश पैसा है। और जो हम लोग के पॉकेट का पैसा है ना, वो एकदम नैरो मनी है। नैरो का मतलब है कि इससे सिर्फ आप ही को फायदा होगा। अगर किसी इंडिविजुअल को हम पैसा देते हैं तो उसको बेनिफिट होगा। यानी M1 एक कैश जो है नैरो मनी है। जैसे जैसे M2 में जाएंगे ब्रॉडनेस बढ़ता जाएगा, M3 में जाएंगे और ब्रॉडनेस होगा, M4 में जाएंगे तो जबरदस्त ब्रॉडनेस हो जाएगा। आप पूछिएगा सर नहीं समझे कि ये बोल क्या रहे हैं? M1, M2, M3, M4। आज तक तो हम 70 mm का पर्दा जानते थे। नया वो M1, M2, M3 आ गया है, M4 आ गया है। उसमें भी अब जो है ना, हम लोग को पूरा ये सिस्टम भी चल रहा है कि भाई बॉयकॉट करना है बॉलीवुड फिल्म को। तो वो सब चक्कर में नहीं पड़िएगा, आपका एकदम काम पक्का है। बस 4 मेरा बात याद रखना है। सवाल पूछेगा, यही पूछेगा, यही पूछता, फिर यही पूछेगा। पहला पूछेगा सबसे ज्यादा नैरो मनी, संकीर्ण पैसा कौन है? M1। यानी मेजरमेंट जो है ना, मॉनेटरी जो मेजरमेंट है, जो मुद्रा का मापक है, वो M1 सबसे नैरो मनी है। वो तुम्हारे पॉकेट का पैसा है। यानी तुमने किसी चीज की खरीदारी की, किसी एक व्यक्ति को दिया, तो इमीडिएट प्रॉफिटेबल कौन हुआ? वो सामने वाला व्यक्ति। M1 पैसा हो गया। फिर पूछेगा M2 क्या है भाई? तो हम कुछ पैसा, मेरे पास कुछ पैसा है, कुछ खर्च किए, जो रेस्ट बचा जाके बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे, तो कैसा पैसा हो गया? M2 पैसा हो गया। यानी बैंक में सेविंग अकाउंट में जो पैसा डाल रहे हैं और जो पोस्ट ऑफिस में जो आप सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैंक का अगर कंसेप्ट लेते हैं तो सभी जगहों पर वो, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सभी जगह फाइनेंशियल इंक्लूजन की व्यवस्था को नहीं दिखाता है। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वो व्यवस्था है जहां पे कनेक्टिविटी हो जाए, यानी हर एक अंतिम व्यक्ति बैंक के साथ कनेक्ट हो जाए, तभी ना फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। और इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या कंसेप्ट चल रहा है। वैसे आपको बता दें कि हमारे यहाँ बिहार में जो पोस्ट ऑफिस का कंसेप्ट है, पहले लोग अपना पोस्ट ऑफिस में जमा करते, तो अब तो और इसको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ज्यादा प्रोसीड कर रही है और हमारे यहाँ करीब करीब चीजों का जो लिंक किया जा रहा है वो पोस्ट ऑफिस के साथ किया जा रहा है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आपके पॉकेट का पैसा कैसा? नैरो मनी। आप अपने पॉकेट से पैसा निकाल के किसको दिए? सामने वाले को। जिसको आपने पैसा दिया वो जो व्यक्ति है, जो पैसा लिया है, इमीडिएट बेनिफिशियर हो गया, पहले उसको मिला है। लेकिन जब आप पैसा बचाते हैं, ध्यान देना है, तो पैसा बचाइएगा तो आप क्या कीजिएगा? बैंक में डालिएगा। तो कौन सा अकाउंट होगा? सेविंग। आप क्या कीजिएगा? पोस्ट ऑफिस में डालिएगा, सेविंग में डालिएगा। तो उस सेविंग के बदले में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और ध्यान रखना है कि पहले जो था वो 30 दिनों का हिसाब लगा करके आपको इंटरेस्ट दिया जाता था। आज का जो सिस्टम बन गया बैंक का, वो हर दिन के हिसाब से आपको सेविंग अकाउंट से आपको इंटरेस्ट देता है। क्लियर हो गया सेविंग? तो बताइए M1 कैसा मनी? नैरो मनी। M2 कैसा मनी? उससे ब्रॉड मनी। फिर पूछते हैं M3 कैसा मनी भाई? तो कभी कभी हम लोग ज्यादा इकट्ठा पैसा करते हैं तो हम लोग FD के तौर पर रखते हैं, फिक्स डिपोजिट। जैसे किसी बैंक में हम लोग FD के तौर पर रखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स डिपोजिट। तो FD का जो पैसा रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रॉड मनी है, ध्यान रखना है। M3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रॉड मनी। और बोलता है कि टोटल एसेट्स ऑफ द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस M4। तो याद रखना है M1 से M4 की तरफ जाएंगे तो ब्रॉडनेस बढ़ेगा, M4 से M1 की तरफ जाएंगे तो नैरोनेस बढ़ेगा। हम यही है। तो मेजरमेंट पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, तो ध्यान रखना है कि M1, M2, M3, M4 ये मेजरमेंट ऑफ द मनी का कंसेप्ट है। हमने 2-3 मिनट में क्लियर कर दिया। देखिए हम इंट्रोडक्शन के क्रम में बहुत सारे क्वेश्चन को क्लियर करने जा रहे हैं। बस वक्त है कि चुपचाप से सुनना है और एकदम ध्यान लगा के रखना है, भटकाना नहीं है। क्योंकि इधर उधर का बात अगर हम लोग ज्यादा करेंगे तो होगा क्या कि हमारे क्वेश्चन से कंसंट्रेशन थोड़ा भंग होगा। एकदम नहीं करना है। आते हैं, चलिए बात करते हैं। तो हमने क्या कहा कि इनकम तो होना चाहिए भाई, बिना इनकम का क्या व्यवस्था है? तो इस इनकम को समझने के लिए हमको समझना क्या पड़ेगा? तो समझना पड़ेगा GDP, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझना पड़ेगा GNP, जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
समझना पड़ेगा एनएनपी, जिसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। समझ गया बात को? ये तीनों समझिएगा, और ये जीएनपी को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा तो इनकम तो बहुत अच्छा समझ जाइएगा। यानी इनकम को सीधा जीएनपी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो हमारा काम एकदम पक्का हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप इंटरेक्शन आपको पता नहीं तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे जीडीपी क्या है। अब आप कोई बच्चा क्या करेगा कि जीडीपी का डेफिनेशन रटेगा, जीएनपी का डेफिनेशन रटेगा, एनएनपी का कोनो, तुमको एकेडमिक करियर में जाकर के इकोनॉमिक्स में ऑनर्स में जाकर के 3 पन्ना का कहानी लिखना है नहीं ना। तुमको लिखना क्या है, तुमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को टिक आउट करना है, और एमसीक्यू को वही कर पाएगा जिसका बेसिक कंसेप्ट अच्छा होगा। ये मत सोचिएगा वहां जाके 4 पन्ना लिखेंगे तो कुछ तो देगा। कभी कभी देखते होंगे कोई बच्चा बोला हाँ सर गए थे परीक्षा दे रहे तो नहीं बुझा रहा था, पूछा जीडीपी, हम लिखे कि बहुत अच्छा चीज है, फिर पूछा कि क्या और लिखा उसका, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना था। भाई आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते, वहां कुछ लिख देते हैं, वहां तो कुछ नंबर मिल जाता है। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली है, उसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं, बस इतना जानना है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में आपका एक एक अंक, एक हजार, दो हजार उस पर व्यक्ति होते हैं। आपका जो पिरामिड सेक्शन चलता है, नीचे में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन टॉप पर कोई एक ही होगा। तो ध्यान रखना है कि अगर 100 सवाल है तो हर एक सवाल को 100% अपना जब तक एफर्ट नहीं दोगे तब तक वो तुम्हारा सवाल अपना नहीं होगा। तो चलिए हम लोग काम करते हैं। अब जीडीपी बोलता है तो कुछ लोग बोलेगा कि क्या सर क्या इसका अप्रोच होगा, तो देख इसमें सवाल पूछ सकता है कि बोलता है कि जीडीपी किसी देश की, इसको देश मान लो, कोई जरूरत नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर देश की बात करें, इसी देश को बोलता है किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिया का अंडमान निकोबार बाहर दिखता है लेकिन है तो हमारे भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, पांडिचेरी इधर दिखता है तो कहने का मतलब लक्षद्वीप बाहर दिखता है तो हम लोग के ही भौगोलिक सीमा के अंतर्गत। बोलता है किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में, एक ईयर में होने वाले सर्विसेज और प्रोडक्शन को किसी देश, इसको देश मानो, के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक साल में होने वाले सर्विसेज और प्रोडक्शन को उस देश का जीडीपी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझे बात को कि नहीं? किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक साल में होने वाले सर्विसेज और प्रोडक्शन का जो है वो जो प्रोडक्टिविटी है एक साल के अंदर, उसे उस देश का क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब बताइए, बड़ा अच्छा अप्रोच आ गया। आप पूछेगा अच्छा क्या ये सर्विस प्रोडक्शन क्या, सर नहीं समझे, कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं, ये तो बहुत टेक्निकल बात बोल दी है। सर्विस और प्रोडक्शन, किसको प्रोडक्शन बोलेंगे, किसको सर्विस बोलेंगे? तो भाई सरकार आपको कुछ ना कुछ हेल्प करती है, किसी किसी मामले में आपको सेवा प्रदान करती है, उस सेवा बदले में आप सरकार को क्या देते हैं? टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? जरूर दीजिएगा। आपके टैक्स से हमारे देश का विकास चलता है, और अगर आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो पक्का हमारे देश का जो कंसेप्ट है, अगर टैक्स पर बात करेंगे तो टैक्स तो बहुत बड़ा सेक्शन है। अब टैक्स पर बात करेंगे तो बोलता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, याद रखना है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट है वो प्रत्यक्ष है, जो इनडायरेक्ट है वो अप्रत्यक्ष है, जो डायरेक्ट है वो अपरोक्ष है, और जो इनडायरेक्ट है वो परोक्ष है। डायरेक्ट में जिस पर लगेगा उसी को चुकता करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट में जिस पर लगेगा उसके बदले में कोई चुकता कर देगा। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स, हम लोग बिहार में पैसा कमा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग पैसा कमा रहे हैं, तो क्या होगा कि इनकम टैक्स लगाएगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। वसूलेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट टैक्स किसके बीच में होगा? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। और ये सब जो आपसे बात करें ना, ये हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात है। हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इस बात की किया गया। हमारे यहाँ एक अप्रोच किया गया, अनुच्छेद नंबर 280, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का नाम सुना होगा, जिस फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और इस बात का जिक्र तो अनुच्छेद नंबर 280 में है। और ध्यान रखना, उसके जस्ट बगल वाले में जरा से ऊपर चल जाना है, 279 वाले ए में जोड़ दिया है जीएसटी। सारा इनडायरेक्ट टैक्स का एक जंक्शन तैयार कर दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इधर कॉन्स्टिट्यूशन भी चल रहा है। हमने पहले भी कहा था इकोनॉमिक्स को अकेले कोई नहीं पढ़ा सकता, और जो पढ़ा रहा है वो रट्टा मार के पढ़ाएगा। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए ज्योग्राफी अच्छा होना चाहिए, संविधान अच्छा होना चाहिए, इतिहास अच्छा होना चाहिए, कृषि अच्छा होना चाहिए, पशुपालन अच्छा होना चाहिए, विज्ञान अच्छा होना चाहिए, तभी इकोनॉमिक्स बेहतर पढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा अप्रोच है, और इस अप्रोच को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बहुत अच्छे मूड में रहना पड़ेगा। तो ध्यान देना है, एकदम
इंट्रोडक्शन 4 बताएंगे, 4 में पूरा इकोनॉमिक्स को समेट लेंगे। और जो मेरे से बच्चा एक बार पढ़ा है ना कभी ऑफलाइन में, वो पूरा बात समझ रहा होगा। थोड़ा सा मशक्कत हो रहा होगा जो पीटी के बच्चे जो भी स्टार्टिंग फेज में है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आपके अंदर एक ग्राफ तैयार हो जाए। उस ग्राफ को जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक आप बहुत अपने साथ बहुत बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब समझिएगा जीडीपी किसको बोले थे? किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में होने वाले सर्विसेज और प्रोडक्शन। तो सर्विस समझ गए ना कि सर्विस का मतलब सेवा क्या है, वो समझ गए। सेवा मतलब आपको जो सरकार आपको मुहैया कराती है, बदले में आप क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। और प्रोडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? कि प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग जो आपके यहाँ हो रहा है, जो आपके यहाँ उत्पादन हो रहा है, उन सभी चीजों को मिला देंगे। लेकिन एक यहाँ सवाल उठता है कि सर आप गलत तो कहीं नहीं बता रहे हैं, सर्विसेज प्लस प्रोडक्शन किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत। तो सर एक चीज बताइए कि आपके यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो क्या बाहर के टेक्निकल हैंड उस पर काम नहीं कर रहे हैं? क्या बाहर के टेक्निकल मशीन काम नहीं कर रहे हैं? और अगर टेक्निकल मशीन को अगर भारत में उत्पादन में लगाया जाएगा तो जो प्रोडक्टिविटी होगा तो क्या उसको जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। एक्सेप्शन तो यही है। अब बाद में तो यही इसी बात का जिक्र है। अब बात जो हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन, हाँ ये बात है, लेकिन कुछ अपवाद है। जैसे मान लीजिए हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप किए और हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रहे हैं, तो पक्का है कि यहाँ पर जापान हमको क्या किया? टेक्निकल सपोर्ट किया। और अगर जापान हमको टेक्निकल सपोर्ट किया है तो एक चीज ध्यान रखना है कि टेक्निकलिटी का अप्रोच लगा तब मैन्युफैक्चरिंग हब बना, वहां हमारे यहाँ उत्पादन शुरू हुआ, और उत्पादन हुआ तो यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट का तो काम हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जीडीपी। अब दूसरा सवाल आपका होगा कि ठीक है सर आप तो एकदम समझ गए, जो बोलेगा जीडीपी समझ गए, बेसिक कंसेप्ट है, आधार है। और आधार सब चीज जितना चीज हम लोग बोलते हैं सब जीडीपी के आधार पर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं रक्षा क्षेत्र में जीडीपी का इतना % खर्च हो रहा है, एग्रीकल्चर में इतना हो रहा है, इस पे इतना हो रहा है, सब चीज में हम लोग कोऑर्डिनेट किसको करते हैं? जीडीपी को। और याद रखना है अगर पूछ दे कि सर जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस एक चीज समझना है कि जीएनपी क्या है। तो क्या करना है कि जीडीपी में +x -y कर देना है, तो जो आपका निकलेगा वो दैट इज द जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, या ग्रॉस जो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सकल घरेलू ये जो जीडीपी था वो सकल घरेलू उत्पाद था। और उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए तो पूछेगा सर +x कौन है, माइनस y कौन है? तो ध्यान रखना है +x जो आपके देश के हैं किसी अन्य देश में चले गए हैं और वहां इनकम अर्जित कर रहे हैं, तो उसके पैसे को क्या करना है कि हम अपने जीडीपी के साथ जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जो प्लस है वो हमारे देश का आदमी है, हम लोग के यहाँ का आदमी था, बाहर में अर्न कर रहा है, उसके पैसे को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। और -y कौन है? जो दूसरा देश का लोग है, जो हम लोग के यहाँ कमा रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो पक्का हम लोग के पास क्या आ जाएगा? जीएनपी आ जाएगा। अब फिर पूछेगा सर एनएनपी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जीएनपी में माइनस डिप्रेसिएशन कर देना है, घिसावट होगा। तो भाई जिस मशीन से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कभी ना कभी खत्म होगा कि नहीं? वो तो अमृत तो पी के तो नहीं मशीन आया है, हम लोग जब नहीं आए तो मशीन कहां से आएगा? मशीन पे तो रोज मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, रोज प्रोडक्टिविटी हो रहा है, तो पक्का घिसावट तो होगा। तो बोलते हैं जीएनपी में -d हो जाएगा तो निकल जाएगा एनएनपी, जिसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब आपका 3 कंसेप्ट क्लियर हो गया। हमें लगता है कि ये बात तो आप समझ गए हो, जीडीपी, जीएनपी और तीसरा है एनएनपी। देखिए बेसिक चीज है, इस तीनों को जानना था, आपको हम समझा दिए। ये जानना जरूरी था कि भाई ये है क्या, इन तीनों चीज को आप समझ भी गए। अब इसमें एक अप्रोच आता है कि सर हम आखिरकार ये सब अप्रोच क्यों दे रहे हैं, क्या इसका वजह है? तो ये बताने के क्रम में आपको एक टैक्स भी तो बताए, और टैक्स को बताए तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के साथ 280 के साथ फाइनेंस कमीशन के साथ जोड़ के भी तो बताए कि एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हम लोग यहाँ कोई अध्यारोपित नहीं कैसा करना पड़ेगा। अब सोचिएगा, तो सारे इन चीजों को अगर हम लोग अप्रोच करते हैं, ध्यान देना है, अगर हम लोग सभी चीजों को हम लोग अप्रोच करें, ये सारा चीज को हम लोग अगर एक सूत्र में बांधना चाहें, तो हम जानना चाहेंगे सर कि शुरू कहां से करें, किन चीजों को समझे जो हम लोग का काम अच्छा हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि पहले लेना पड़ेगा कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब है कि कहीं ना कहीं से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। शुरुआत कहां से करेंगे? अच्छा है, हम लोग टॉपिक ले लेंगे दैट इज द नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम पर अगर हम लोग बात करेंगे तो नेशनल इनकम पक्का है कि अपने आप ही हम लोग को टॉपिक देता चला जाएगा, और अगर नेशनल इनकम टॉपिक देगा तो हम लोग अपने देश की आजादी के बाद अपने प्रोडक्टिविटी पर हम लोग अप्रोच करना शुरू करेंगे। तो जहां पर राष्ट्रीय आय की बात होगी
तो आपको पता है कि राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी अपने अन ब्रिटिश पॉवर्टी रूल इन इंडिया में 20 रुपए बता दिए थे। बाद में साइंटिफिक जो हमने कहा था वैज्ञानिक पद्धति के तौर पर बताने का काम किया था बीके आरबी राव समिति ने। फिर हम लोग के यहाँ 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, इसके पीसी महालनोबिस उसके प्रणेता थे। और पीसी महालनोबिस का जब भी नाम आएगा तो ध्यान रखिएगा, उन्हें फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है, सांख्यिकी के पिता। तो पीसी महालनोबिस का नाम एकदम दिमाग में फिट रखना। वही पीसी महालनोबिस जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का योजना भी तैयार किया था। यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है। पहला का हेराल्ड डोमर और दूसरे का पीसी महालनोबिस। तो जब हम लोग नेशनल इनकम से आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेंगे कि भाई देश की आजादी के पहले हम लोग यहाँ क्या सिचुएशन चल रहा था। हल्का सा आगे बढ़ेंगे, जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म होगा तो हम लोग को 1947 के बाद 47 के बाद देश की आजादी का लेखा जोखा शुरू होगा। और जब यहां से शुरू होगा तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1950 का, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द प्लानिंग कमीशन। फिर हम लोग बात करेंगे 1951 का, इसमें हम लोग के यहाँ पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट आ गया था। और फिर हम लोग बात करेंगे 1952 का, जिसमें हम लोग का राष्ट्रीय विकास परिषद का बात हुआ था। तो आपको पता होगा कि 50 में जो प्लानिंग कमीशन था, आज वो नीति आयोग का कन्वर्जन ले चुका है। तो बदलाव हुआ कि नहीं? और जो बदलाव को हम लोग पढ़ेंगे वही तो करंट अफेयर्स हो गया। जो बदलाव होते जा रहे हैं, जिस चीज में परिवर्तन आप देख रहे हैं, वही हम लोग का करंट अफेयर्स है। जो कल तक प्लानिंग कमीशन था, आज वो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो चुका है। कल तक जो प्लानिंग कमीशन में हम लोग बात करते थे कि ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, आज भी वही गैर संवैधानिक निकाय है। मतलब हम लोग यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक सलाहकार समिति के तौर पर काम करती है, एडवाइजरी कमेटी के तौर पर काम करती है। और 1951 में जो प्लानिंग तय हुआ था, तो हम 5 वर्ष का एक अपना लेखा जोखा तैयार किए थे, ताकि हम अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फिर कहा गया कि भाई इसका रिकमेंडेशन कौन करेगा? तो इसका रिकमेंडेशन करने के लिए राज्यों की अनुमति तो जरूरत है। तो राज्यों की अनुमति के लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, ताकि सारे स्टेट गवर्नमेंट आकर के उसको पार्टिसिपेशन देने के बाद उसको एक अप्रोच कर पाए। तो 3 हम लोग के पास इंपॉर्टेंट है, 1950, 1951 और 1952। इन तीनों पर बात करेंगे। और 1951 का जो कंसेप्ट है, आज पंचवर्षीय योजना का भी कंसेप्ट बिल्कुल बदल चुका है। आज इसका नाम हो गया विजन 15। विजन 15 को तोड़ करके कर दिया 7 ईयर स्ट्रेटजी प्लान। 7 ईयर स्ट्रेटजी प्लान को भी तोड़ के कर दिया 3 ईयर एक्शन एजेंडा। बदलाव बहुत सारे हो रहे हैं और इसी बदलाव को कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो याद रखना है कि इकोनॉमिक्स रटने वाला चीज नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है वो एक भारतीय संविधान की वो कड़ी नहीं है कि अनुच्छेद को रट लीजिएगा। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सरकमफ्रेंस सिचुएशन में बहुत सारे बेहतर कंसेप्ट का एक समावेशन है। और जब तक सभी समावेशन को उसके साथ रिकनेक्ट नहीं करना सीखिएगा, तब तक आपका अर्थशास्त्र बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। मैं दावा करता हूं कि 5 क्लास के बाद आपके ब्लड में इकोनॉमिक्स को दौड़ना पड़ेगा। और जब दौड़ेगा तो ब्रेन तक जाएगा, तो मजा आएगा। जब आप इकोनॉमिकल पेज पढ़िएगा, शेयर सूचकांक इतना उछल गया, इतना पे बंद हो गया, इतना पे खुल गया, आज का दशा ये रहा, तो इन चीजों को समझना आवश्यक है। और तभी आप इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेहतर अप्रोच कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर इकोनॉमिक्स बेहतर करना है तो हिस्ट्री भी अच्छा होना चाहिए, आपका पॉलिटी भी अच्छा होना चाहिए, ज्योग्राफी का भी कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, एग्रीकल्चर का भी होना चाहिए और एनिमल हस्बेंड्री का भी होना चाहिए। ये सारे चीजों को जब जोड़िएगा तो आ करके वो कंसंट्रेट इकोनॉमिक्स पर अपना इफेक्ट डालेगा और उसका जो परिणाम होगा इकोनॉमिक्स का, वो आपको एक बेहतर अप्रोच कर पाएगा। तो दैट इज द परफेक्ट आइडियोलॉजी, दैट इज द मेन स्टाइल ऑफ द इकोनॉमिक्स। और अब मेरे दिमाग में इकोनॉमिक्स आ गया है और वो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, मैं कुछ बंधा हुआ फील भी नहीं कर रहा हूं। अब तो दहाड़ होगी और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप लोग के साथ लगातार अप्रोच जाना शुरू हो। जय हिंद, जय भारत।